मेजर जनरल संजय सोई भी जुड़ गए हैं। संजय सोई सर, अगर अमेरिका के इन अटैक्स को देखा जाए, क्या ये डी एस्केलेशन या फिर आप कह सकते हैं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश थी या और एक कदम बढ़ाने की कोशिश थी? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अगर ईरान बड़ा अटैक करेगा तो निश्चित तौर पर फिर अमेरिका को और भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना पड़ेगा। कुछ समय, जिस समय मैं अमेरिका में बैठा हूँ उस समय में मैं टेक्सास में हूँ, वहीं से बातचीत हो रही है। और जो आप कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे हिसाब से एक तो अमेरिका का जो उद्देश्य था कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने दे रहा, उनको परमाणु शक्ति नहीं बनने देना। और ये जो 3 हमले किए हैं, खास तौर से जो फर्दो वाला अटैक था, उसमें सिर्फ अमेरिका के पास ही वो शक्ति थी, वो कर सकता था। तो ये उद्देश्य को जब देखा गया कि इसराइल के द्वारा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर अमेरिका ने हमले किए। अब अमेरिका ने इसके लिए तैयारी पहले से पूरी कर ली है, चाहे वो अपने बॉम्बर डिप्लॉय कर दिए गए हों या उनका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर आ गया हो, या अपने जितने भी वहां पर ट्रुप्स हैं, 40 से 50 हजार ट्रुप्स हैं अलग अलग बेसिस में, सबको पूरी तरह से चौकस किया गया है। लेकिन ईरान जिस प्रकार से बदले ले सकता है, क्या वो मिसाइल अटैक करेगा, ड्रोन अटैक करेगा, या टेररिस्ट अटैक करेगा, मिलिटेंट के हमले करेगा, कई तरह के ऑप्शंस हैं। और हूथी ने भी इस तरह का बयान दिया है कि वो भी शायद अब अमेरिका के शिप्स पर और ज्यादा हमले करेंगे। लेकिन जब यहाँ देखा जाए, जो पहले ही ईरान की जो कुछ हद तक ताकत है, चाहे वो हिजबुल्लाह और हमास की ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी थी, हूथी को भी कुछ नुकसान पहुंचा था, लेकिन अभी भी वो कुछ करने में सक्षम है। लेकिन अमेरिका ने अपनी जिस प्रकार से निमिट्ज एयरक्राफ्ट कैरियर एक्स्ट्रा भेजकर, P-2 बॉम्बर्स और डिप्लॉय करके, फाइटर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करके, और कतार की एयरबेस को पहले ही इन्होंने खाली कर दिया था, जहां पर ईरान के हमले हो सकते थे मिसाइल के द्वारा। ये सब तैयारियां अमेरिका ने पूरी करके तभी हमला किया है, ऐसे बिना तैयारी के नहीं कि यहाँ पर शायद ये फोर्स करे। क्या हमारा उद्देश्य पूरा हो सोई, गया? आपको लग रहा है, क्योंकि अभी चाइना रशिया की तरफ से ये कह दिया गया था इससे पहले कि अमेरिका को नहीं आना चाहिए, और एक तरीके से उसमें एक वार्निंग देखा जा रहा था उनकी बातों में। आपको लगता है कि वो आएंगे, वो भी एक्टिवली आएंगे इसमें, वॉर में, या फिर उसको हूथी और हमास पे ही डिपेंड करना पड़ेगा रिटेलिएशन? देखिए, ऐसा है श्वेता जी, जिस प्रकार से माहौल है इस समय में, रशिया और चाइना लिमिटेड तौर पर ही आएंगे शायद। और जो उनको हथियार, इंटेलिजेंस और मिसाइल्स वगैरह पहले दे रहे थे, शायद और देते रहे, लेकिन एक खुल के, जिसको कहने की आमने सामने की लड़ाई जो है, वो नहीं होगी। और अमेरिका और इसराइल यहाँ पर अब ये बात कहेंगे कि हमने अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, इनके न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी है। अभी हम अगर ईरान कुछ करेगा तो हम बदला लेंगे। और इसमें जिस प्रकार से अगर अमेरिका के घुसने से इसराइल की जो ताकत है बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, इसराइल पहले ही सटीक हमले कर रहा था, अमेरिका के आने से उनके जो मिसाइल लॉन्च बेसिस हैं उनके ऊपर हमले लेकिन और संजय ज्यादा सर, आप बढ़ जिस जाए, तरीके से ताकि कह रहे लॉन्च हैं ना कि कर पाए। खुलकर सामने नहीं आएगा अमेरिका के अटैक के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि ये खुलकर सामने अमेरिका आ गया। अमेरिका ने दिखा दिया कि हाँ, अब वो भी इस जंग में तीसरी पार्टी है, और वो ये भी साबित करना चाहता है कि अगर इजराइल पर कोई भी बड़ा नुकसान हुआ तो निश्चित तौर पर उसके अटैक्स और ज्यादा घातक होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार दोहरा दिया है। और हमारे साथ हमारी एक और एक्सपर्ट जुड़ गई है, प्रोफेसर अंशु जोशी जी भी फॉरेन एक्सपर्ट है। अंशु जी, अमेरिका के आ जाने के बाद क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस युद्ध का दायरा कहीं ऐसा थर्ड वर्ल्ड वॉर का दायरा तो ना बन जाए? सुमित जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। वैश्विक राजनीति के पटल पर अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, ईरान पर अटैक के साथ स्थितियां और जटिल बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि हम इस बात को समझें कि अमेरिका तो ईरान पर सीधे जाकर हमला कर सकता है, उसने कर दिया, लेकिन ईरान अमेरिका की भूमि पर जाकर के तो सीधे सीधे हमला कर नहीं पाएगा। तो ईरान क्या करेगा? अब ईरान के पास विकल्प ये है कि उसके आसपास जो बेसेस हैं अमेरिका के, चाहे वो यूएई में हो, कतर में हो, सीरिया में हो, जो ये अलग अलग नेवल और एरियल बेसिस अमेरिका के हैं, जिनकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, वहां पर जाकर के ईरान हमले कर सकता है। यदि ईरान वहां हमले करता है तो ये देश जो है जहां पर ये बेसिस हैं, वो भी सीधे सीधे इस युद्ध से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये उनकी सॉवरेनिटी पर एक हमला हम मान सकते हैं। फिर निश्चित दूसरे और प्लेयर्स भी इस युद्ध में जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो वैश्विक राजनीति के परिदृश्य पे निश्चित तौर पर इस समय स्थितियां जटिल हैं, लेकिन मैं आपको ये भी साफ कर दूं कि रशिया और चीन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को अभी हम इससे जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि रशिया पहले ही रशिया यूक्रेन युद्ध में लिप्त है, वहां पर वो बहुत एग्जॉस्टेड हो रखा है। इसीलिए रशिया के हवाले से हम 2 दिन से स्टेटमेंट्स सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि रशियन ऑफिशियल्स को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईरान लंबे समय से अमेरिका की आंख में किरकिरी की तरह चुभ रहा है, और जो जिस तरह से आईएईए की चेतावनियां आई कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट कर सकता है, उसका अनाउंसमेंट कर सकता है, इसके बाद से अमेरिका की तरफ से लगातार जिस तरह
तरह के वार्निंग्स और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, मुझे लगता है इस प्रकार का स्पेकुलेशन लगाना कठिन नहीं था कि अमेरिका आगे पीछे कभी ना कभी, बस ये टाइमिंग की बात है, हमला जरूर करेगा ईरान पर। वो हो गया लेकिन है। उससे पहले ही लेकिन एस्केलेशन का जो स्तर आ गया अंशु जी, उसको लेकर अब लग रहा है कि, और ईरान भी तो कह रहा है ना कि मतलब हम नहीं रुकेंगे, और वो कह रहा है कि हमारे अपने डिफेंस के लिए जरूरी है। हम यहाँ इस पे मानचित्र पे सुमित, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि अमेरिका के बेसिस कहाँ हैं, जहां जहां पर उसे खतरा है। देखिए बिल्कुल श्वेता, अगर आप देखें कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर बात करें, करीबन 8 से 9 ऐसे परमानेंट बेसिस हैं जहां पर अमेरिका की मौजूदगी है, चाहे वो बहरीन कह लीजिए, कतर कह लीजिए, सऊदी कह लीजिए, कुवैत कह लीजिए, जॉर्डन, ये सारे वो बेसिस हैं जो इनके परमानेंट बेसिस हैं। लेकिन टेम्पररी बेसिस भी हैं, करीबन 19 की ऐसी कैपेसिटी, यानी जो नंबर है वो 19 40,000 से ज्यादा, 40,000 से 50,000 सैनिक अमेरिका के हमेशा मिडिल ईस्ट में मौजूद रहते हैं, और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न भी है। और अभी अगर हम वल्नरेबिलिटी देख रहे हैं अमेरिका की, तो उसके साथ ही देखिए यही उसका मतलब एक तरीके से घेराबंदी भी उसने ईरान की कर रखी है, चारों तरफ से उसके वो बेसिस